तो CDP का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। के अनुरक्षण सीखने का विशिष्ट चरण है। विशिष्ट चरण कहा जा रहा है स्पेसिफिक चरण, स्पेसिफिक स्टेज, मखसूस स्टेज जो सीखने के, विच इज एंसीडेंट टू लर्निंग, विच इज एंसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग के कौन से चरण का पूर्ववर्ती है। बी सर, मोटिवेशन। बी नहीं, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन किए हुए जनरलाइजेशन आंसर गिरें। है। मतलब उसको समझते हुए चलना है जल्दी जल्दी। तो जनरलाइजेशन ये क्यों हो रहा है, जनरलाइजेशन स्टेज ऑफ लर्निंग सामान्यकरण। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भरता हो रहा था, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, जो कि कोई भी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक दोनों भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक्विजिशन तो हासिल हुसूल याबी में होता है। तो स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग जो इंसिडेंट एंटीसीडेंट है इसके स्टेज ऑफ लर्निंग में जनरलाइजेशन वाली कि मखसूस सीखने का मरहला है। पूर्ववर्ती चरण का पूर्ववर्ती मतलब साबेका भी होता है, एंटीसीडेंट मतलब। तो वो जनरलाइजेशन स्टेज ऑफ लर्निंग को ऐसे आप डेफिनेशन में याद रख लीजिए, या फिर उसको ऐसे याद कीजिए, जनरलाइजेशन स्टेज ऑफ लर्निंग इज द maintenance is in which generalized stage of learning in which maintenance is the specific stage of learning which is antecedent to generalization stage of learning। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इसको याद रखिए। और इसको किस तरह से समझा जा सकता है बताइए। बात किसकी की जा रही है, मेंटेनेंस की। अनुरक्षण सीखने का विशिष्ट चरण है। देखभाल, तो देखभाल कहा जा रहा है इसको, मेंटेनेंस वाला को। देखभाल एक स्पेसिफिक मखसूस लर्निंग का स्टेज है जो साबिका तौर पर जनरलाइजेशन वाली स्टेज ऑफ लर्निंग में आता है, ऐसे उसका हो जाएगा। तो जब भी मेंटेनेंस या अनुरक्षण आ जाए, देखभाल वाला चरण, तो उससे आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जनरलाइजेशन स्टेज की जो ऑफ लर्निंग जो होती है ना, तो वो उसकी ना उससे रिलेटेड, मतलब उसके प्रीवियस जो मेंटेनेंस स्पेसिफिक स्टेज जो स्टेज होता है ना, उससे ये एंटीसीडेंट होती है, मतलब रिलेटेड होती है। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि पिछला जो स्टेज है, मतलब जो लेवल्स है स्टेजेस, तो उसका जो पिछला स्टेज है उससे थोड़ा सा रिलेट होना, या उससे रिलेटेड उसके अंदर चीजें होना पिछले वाले से, ये भी उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। तो ये सारे हार्ड लेवल के सेट है ये पूरे, जो कि आपको बिल्कुल नए दिख सकते हैं सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल भी वैसी है। जेजोंग का मतलब जेजोंग, अभी तक हमने पियाजे कोलबर्ग वगैरह सब पढ़ा है। अभी जेजोंग का मानना यह है कि बिलीव दैट कॉग्निशन इन इमोशन, कि आप इसके ऊपर अगर सवाल आ जाता है अगर आपको, तो फिर आप क्या जवाब देंगे कि कॉग्निशन एंड इमोशन क्या होते हैं। इंटरडिपेंडेंट अब नहीं होगा, अक्सर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट ये चीजें आपने देखा है। लेकिन जेजोंग के हिसाब से, जेजोंग का ये मानना है कि कॉग्निशन और इमोशन के संज्ञान और भावना दोनों भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, आजादाना है। ना इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ना इंटर रिलेटेड है, ना इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर इनके हिसाब से आजादाना आ जाएगा, ये भी आप याद रखिए। They don't believe that cognition and emotion are independent। नेक्स्ट सवाल देखिए। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task। He is using dash method of teaching। एक टीचर जो है तो वो क्या कर रहा है, चिल्ड्रन को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है टास्क का, करेक्ट करने उनके परफॉर्मेंस एक ऑलरेडी लर्न टास्क का, कि ऑलरेडी जो सीखे हुए, पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को क्या कर रहा है, प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वो शिक्षा की क्या कर रहा है, कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कर रहा है मॉडलिंग मेथड ऑफ टीचिंग।
अब क्यों हुआ इसको सोचिए थोड़ा। इमिटेशन मतलब अनुकरण, नकल हो जा रही है। तो ऑलरेडी सीखे हुए टास्क को डेमोन्स्ट्रेशन देकर करेक्ट करवाना, हाँ सिखाना, सुधार लाना का मकसद है इसका। तो करेक्शन सिर्फ सिंपल वे में करेक्शन नहीं हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा वाला भी नहीं होगा। तो मॉडलिंग मेथड ऑफ टीचिंग याद रखना। या फिर आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन मेथड ऑफ टीचिंग, it is a way of teaching in that a teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task। इस तरह डेफिनेशन। तो जो लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। सर एक मिनट, जी बोलिए। आवाज अरे वो ये क्वेश्चन नंबर अभी अभी स्टार्ट हुआ क्या? ये मतलब 24 से 2 क्वेश्चन हो गए अभी। अच्छा, ऑप्शन नंबर इसका मतलब 26। इसका जवाब यही है लास्ट, मॉडलिंग। ये ग्रीन वाले जितने भी है तो ये सवाल आते हैं, ये पूरा हार्ड लेवल का सेट है। हार्ड लेवल में से आपको क्या करना है कि ये चीजें देखना है कि किस तरह से हो रहा है, इसको याद रखना है। मतलब ये बिल्कुल आपके याद नहीं होंगे सवाल, ऐसे क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो जो अभी ज्वाइन हुए यहाँ से चालू कीजिए, आपके लिए पहला सवाल यही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस। अब देखिए ये भी दो अलग आ गए। तो हमेशा से हम कोलबर्ग, प्याजे वगैरह पढ़ते हैं कि मैन और जेनिस के अनुसार, ये भी आपको सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये 2018 के हिसाब से मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसके अंदर भी आए थे, उसके ही ये। तो मैन एंड जेनिस के अनुसार डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज करता है प्रॉब्लम को, लिस्ट करता है अल्टरनेटिव एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसका बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समय का विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया पहले बोलिए। डिसीजन मेकर चिल्ड्रन तज्जिया कर रहे होते हैं प्रॉब्लम का, लिस्ट करते हैं अल्टरनेटिव, विकल्पों की सूची बनाते हैं, और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं कि अल्टरनेटिव वेज जो रहेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस, इसके पहलुओं पर क्या कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं। तो इसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट किससे करता है। जवाब देते वक्त बस अनम्यूट करना है, बाकी फिर म्यूट करके रख सकते हैं। जवाब आपके सामने ही वैसे भी ग्रीन कलर के जो किए हुए जवाब आते हैं, उसको समझाना है सबको अभी, उसका मतलब क्या रहेगा। उसका जवाब क्या है, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब सतर्क। उर्दू में क्या कह सकते हैं, ये पूरे आपको ऐसे लगेंगे। अलर्ट, अलर्ट रहना, सतर्क रहना, एहतियात करना। चौकन्ना रहने में, हाँ मोहतात। सर सर सीबीपी का क्वेश्चन है। हाँ सीडीपी के बिल्कुल आपको नए दिखेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ आउट गोइंग मतलब क्या होता है, निवर्तमान मतलब सुबुकदोष होने वाला जो एक टर्म आता है। और ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, खुद मुख्तार। सर्वेलियंस जो आता है खुद चौकस, तो वो निगरानी में होगा। विजिलेंट सतर्क, या जिसको देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, देखने में जो आता है विजिलेंट, सतर्क।
सोच के इसका पहले एक्सप्लेन करना, इसका मतलब क्या है। पहले हर कोई बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब जो है तो ये पूरा समझाना है सवाल, हाँ, कि इसका मतलब क्या है। सर, एक्चुअली जो सवाल है ना, इसका ये मतलब है ना कि ये जो मैन एंड जेनिस जो है ना, इनके डिसीजन, इनके हिसाब से जो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो डिसीजन मेकर चिल्ड्रन होते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम होती है पहले उसको एनालाइज करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते ढूंढते हैं, फिर उसमें उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, उसको उसका अलग क्या वेटेज है। और वो लोग है ना काफी अलर्ट होते हैं अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए। तो ऐसे जो बच्चों का जो बिहेवियर है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है विजिलेंस को। हाँ बराबर। कि केयरफुल होना के मतलब विजिलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है कि कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज, ये आता है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि अलर्टफुली मतलब वॉच करते हैं कि अवॉइड डेंजर, तो मतलब गलती ना हो पाने के हिसाब से वो क्या कर रहे होते हैं कि विजिलेंट होते हैं, सतर्क होते हैं कि गलती ना होने पाए, कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, राइट। एडवांटेज डिसएडवांटेज की वजह वो करते हैं उसको, क्या करते हो, एनालिसिस करते जो प्रॉब्लम है उसको, और उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज, तो उसको एकदम चौकन्ना होके वो एडवांटेज भी देखते हो, उसका डिसएडवांटेज भी देखते हो। हाँ बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा इसमें से किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो किसके लॉजिकल थिंकिंग में समझाना है उसको, जवाब तो है सामने लेकिन उसको समझाना है सबको। सर, इसमें यह है कि मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग वही होती है कि जो चीज का आपके पास काफी आपको मालूमात है कि ये चीज कितनी ट्रू है, उस बेस से होती है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्वर चाइल्ड होता है ना, तो वो इसी बेस पे वो चीज कितनी ये है, ट्रूथ है, उस पे इवेलुएट किया करता है। तो वो एक लॉजिकल हुई ना, मतलब उसमें कोई भी चीज है वो लॉजिक बन रही है। हाँ बराबर। समस्या और सुधारक का फॉर है ना, एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगी नहीं, लॉजिकल। उसके जवाब ये ग्रीन वाले पूरे लॉजिकल, ग्रीन में जो है तो वो जवाब आता जैसे फॉर एग्जाम्पल करके, अगर आप कोई चीज, अगर पानी को अगर आप गैस पे गर्म किए हो, तो वो एक लॉजिक है कि मतलब वो हीट से वो गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हुआ, तो एक लॉजिक हो गई है। है। हाँ बराबर। ऐसा कुछ। मतलब मुंतफी सलाहियत या फिर लॉजिकल का जैसे आता है हमेशा तार्किक क्षमता। तो तार्किक के हिसाब से कि ये लॉजिकल थिंकिंग में होगा कि चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर होगा जो इवेलुएट करता है ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट को, के कथनों के सच्चाई या संभावना जो होने वाली है उसको क्या करता है, तज्जिया कर रहा होता है इस वे में। तो सही जवाब, सही एक्सप्लेनेशन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस व्हाइल एंजॉयिंग देमसेल्फ इज नोन एज। कि ऐसा टास्क जिसमें बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, कि जिसमें वो स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं, कि एक्सपीरियंस और सीख भी रहे होते हैं दिलचस्प तरीके से, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर टाइप टाइप टास्क। ये वाला आप पहली बार सुन रहे हैं, मतलब डायरेक्ट। उपभोक्ता मतलब वही होते हैं, कंज्यूमर कस्टमर, कष्ट करना मरना, मतलब सार्फिन, सार्फिन जिसको कहते हैं फंसी उर्दू में, सार्फिन या फिर कस्टमर जो चीज खरीदता है, कंज्यूमर, कंज्यूम से कंज्यूमर टाइप टास्क। तो ये क्यों हुआ ये बताइए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क ये क्यों नहीं हुआ, प्रोड्यूसर टाइप टास्क, प्रॉब्लम टाइप टास्क। सर अगर अस्सलाम वालेकुम सर, अगर पहले से टॉपिक है कोई मार्केट का, हम्म, टीचर अगर बच्चों को बोली जाओ आप है तो कोई भी मार्केट में जाओ फ्रूट के उसके वहां पे, तो एज अ कस्टमर आप बन के कोई चीज खरीदो तो उनको हम्म, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। ये भी एक उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ बराबर। प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्रोड्यूस करना यानी कि खुद से बनाना, निर्माणात्मक प्रकार के प्रोड्यूसर इसलिए नहीं होगा। प्रॉब्लम टाइप इसमें से पहले जो निगेटिव निकाल लेते हैं, ये प्रॉब्लम टाइप क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर कोई चीज तो नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो एंजॉयमेंट नहीं करेंगे ना, वो प्रॉब्लम फेस हाँ, करने से।
उनको बोरियत महसूस होंगी, और ड्रिल एंड प्रैक्टिस में भी बोरियत, तो इसलिए हाँ, बोरियत कंज्यूमर टाइप के उसको कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम करना यानी कि उसको इस्तेमाल, जैसे कि कर, प्रैक्टिकल वगैरह हो गया हाँ साइंस में, कस्टमर कंज्यूम। हाँ ईवीएस में फील्ड ट्रिप वगैरह हो गया, वो वगैरह सारी चीजें, वैसे चीजें भी हो सकती है कि उसको एक्सपीरियंस व्हाइल एंजॉयिंग देमसेल्फ इज नोन एज कंज्यूमर टाइप टास्क। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, tactile and dash senses to enhance learning, के बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और इसमें से कौन से संवेदना का एक साथ प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है कि काइनेस्थेटिक, इसका जवाब। तो बाकी क्या आते हैं? वेस्टिबुलर, परसेप्चुअल, ऑब्जर्वेशनल। तो परसेप्चुअल का मतलब क्या होता है पहले वो बोलना है। प्रत्यक्षीकरण, उर्दू में क्या कहेंगे? परसेप्चुअल मतलब कि कोई चीज आप रिसीव कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो। नहीं, परसेप्शन क्या ऑब्जर्वेशन होता है? में लाइक परसेप्शन। तो परसेप्शन से परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है कोई चीज का? परसेप्शन इदराकी, हिदायतकारी में जो आता है, तो परसेप्शन मतलब हिदायतकारी वाला हो जाएगा। तो परसेप्चुअल हो गया। और वेस्टिबुलर, तो ये टर्म अलग हो गया। कर्ण कोटर, इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, कर्ण कोटर को। ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या? मुशाहिदे वाला। तो इसका क्या होगा? काइनेस्थेटिक। अब इसको समझाना है कि काइनेस्थेटिक मतलब क्या होगा। काइनेस्थेटिक में मतलब अगर है पूरा आपके बॉडी इन्वॉल्वमेंट और मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि अभी फीचर अगर एक्सप्लेन करिए तो प्राइमरी सेक्शन का ही बच्चा है, एक ले लो, तो वो एक पोयम पढ़ा रही है, तो उसमें उसके हैंड्स भी यूज हो रहे हैं। और वो उसके बाद से वो अपने अगर म्यूजिक ये पोयम लगी हुई है ऑडियो में, तो वो बच्चा सुन भी रहा है। और वो ये भी है, वर्बली भी टीचर आ रही है। तो मतलब चार पांच बॉडी के जो ये है ना मूवमेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं काइनेस्थेटिक। हाँ, तो काइनेस्थेटिक अक्सर क्या होता है कि मतलब सेंसरी वगैरह हो जाता है, और गति बोधक, गति जिसमें बोधक। बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ना सर, हाँ, बॉडी जैसा मूवमेंट। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। हाँ, तो सेंसर में मोशन सेंसर जिसको कहा जा सकता है, मोशन, मोशन सेंसर। और उसकी एक मिसाल हम लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि काइनेस्थेटिक का मतलब और क्या निकलेगा। तो काइनेस्थेटिक क्या होता है कि रिलेटेड होता है एक पर्सन के अवेयरनेस, पोजीशन और मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, के सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, प्रोप्रिसेप्टर्स जो होते हैं मसल्स और जॉइंट्स में। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग थ्रो अ फिजिकल एक्टिविटी होती है, कि फिजिकल एक्टिविटी, जिस्मानी रद्द अमल जिसमें शामिल होता है, तो वो काइनेस्थेटिक हो जाता है। और बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जिस्मानी हरकी इसमें आ जाता है, जिस्मानी वे में। तो इस तरह से ये काइनेस्थेटिक मतलब ये होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस मतलब एक साथ में यूज हो रहा है। विजुअल के देख भी रहे हैं, ऑडिटरी सुनने का भी हो रहा है, और टेक्टाइल मतलब जो है तो स्पर्श वाजह के साथ वाजह के माइंड का इस्तेमाल, सेंसेस। तो ये एक साथ में जो ऑर्गन्स हो रहे हैं तो उसको काइनेस्थेटिक हो गया, ये मूवमेंट। और बॉडीली काइनेस्थेटिक जो होता है तो वो खेल वगैरह में होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक एनर्जी वगैरह ऐसे भी आते हैं जो लोग मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह से हो। तो काइनेस्थेटिक मतलब क्या होता है? मोशन सेंसरी, या फिर ये जो अभी हमने देखा कि रिलेटिंग टू पर्सन्स अवेयरनेस, पोजीशन, सेंसरी ऑर्गन्स। उसके बाद अब ये हो गया, मतलब ये सारा खत्म, सीटीपी वाला। अब उसके बाद हम दूसरा शुरू कर रहे हैं, सीटीपी का। ये वाला है 2019 वाला। अब इसको हम शुरू करते हैं। नूर ने भूल गया, नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन, सेइंग you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, नूर का स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इसमें से कौन सा ओरिएंटेशन दर्शाता है? टिपिकल एट विच स्टेज? आंसर तो है, लेकिन इसको समझने से ये होता है ना कि टिट फॉर टेट वाला रिलेशन रहता है वो बच्चों में। मतलब अगर आपने मेरे साथ अगर अच्छा किया तो आई रीपे बैक, ऐसा। हाँ, तो टिट फॉर टैट। तो अगर
हाँ जिसको अभी कभी कभार में इंस्ट्रूमेंट पर्पस रिवार्ड में भी वो कन्वर्ट होके आते हैं सवाल आजकल। और वो है कैटेगरी में प्री कन्वेंशनल, क्योंकि हम ये मतलब एक महा मैराथन के तौर पे ले रहे हैं, इसलिए इसको टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी जल्दी क्वेश्चन और वो समझ के चलना है। इसके लिए डायरेक्ट इसमें आंसर है। और ये कोलबर्ग के 6 स्टेजेस को एक नजर सानी करेंगे जो लोग नए भी है। सेल्फ में मतलब पहले ओबिडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट जो सेल्फ इंटरेस्ट में अभी आया वो, और फैमिली में गुड बॉय गुड गर्ल का एटीट्यूड, कम्युनिटी में आएगा लॉ एंड ऑर्डर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए ये डायग्राम अलग है, ये आपने पहले देखा नहीं होगा ये किस तरह। इसमें क्या है, सेल्फ के अंदर क्या आ गया, खुद से। तो सेल्फ इंटरेस्ट, ओबिडेंस एंड पनिशमेंट, कि खुद को बचाने के लिए कि अगर मैं कुछ बुरा करूंगा मतलब तो पनिशमेंट मिल सकती है, तो इस सेल्फ को बचाने के लिए ये सेल्फ से याद रख सकते हैं। तो अभी आप कैसे याद रखिए उसको, सेल्फ, फैमिली, कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी। कि पहला खुद, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी जो समाज आ गया, और ह्यूमैनिटी इंसानियत। ये बहुत अच्छा मॉड्यूल यहाँ पर बताया गया एक्सप्लेन करने के हिसाब से। तो जिसमें सेल्फ में दो रख दीजिए, ओबिडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट। और फैमिली जिसके अंदर गुड बॉय गुड गर्ल, जो कि फैमिली में आ जाएगा कि अच्छा मतलब कोई काम अगर करेगा तो उसको बोलेंगे कि गुड बॉय, कोई अच्छा काम करने में गुड गर्ल। कम्युनिटी में आ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब उसको फॉलो करना, जैसे कि रेलवे मतलब या फिर ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर आप उसको कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स। और ह्यूमैनिटी में एक प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल कॉन्साइंस। तो ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इस तरह का ये अलग मॉड्यूल है, जो कि इसमें एक और इसमें दो और इसमें एक ऐसा नहीं है। दो दो का स्टेजेस जो होंगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक याद रखने के लिए आप इसमें, क्योंकि ये सवाल ऐसे आ सकता है कि अगर वो कम्युनिटी से पूछता है तो कम्युनिटी में दो आ जाएंगे, अगर कोई ह्यूमैनिटी से पूछता है तो इसमें आ जाएंगे। किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद है कि वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइप टिपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, के वाइडली हेल्ड समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। कि वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristic deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो डिफरेंट जेंडर भी हम कह सकते हैं, तो डिफरेंट जेंडर या डिफरेंट लिंगों के लिए उपयुक्त जो रहेगा जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिताएं होता है कि फला का काम ये है और फला का ये है, इस तरह से। तो ये स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। तो आइडेंटिटी नहीं हुआ, रोल्स नहीं हुआ, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, विभेदीकरण ना भूमिकाएं हुआ। तो स्टेरियोटाइप के इसकी खुसूसियात मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को ये कहा जाएगा जेंडर स्टेरियोटाइप। उसके बाद में नेक्स्ट के रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। दिस मूव इज पार्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज, इसका मतलब क्या है कि हाल ही में पार्टीचर्य में एक ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेश विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें क्या हो रहा है कि पिता जो है तो घर के कामों में लगा हुआ है, कि बर्तन मांज रहा है, रोटी डाल रहा है, सपोज जो भी झाड़ू लगा रहा है, और माता जो है तो साहसी गतिविधियों को मतलब उसमें एडवेंचरस एक्टिविटीज कर रही है। तो ये मूव क्या है इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये एम करता है एलिमिनेट करने जेंडर स्टीरियोटाइप, कि ऐसा नहीं है कि मतलब लेडीज का ही काम है कि घर का काम करना, तो उसको एलिमिनेट करता है। स्ट्रेंथन करना मतलब क्या है कि उसको मजबूत करता है और ज्यादा। तो इसलिए ये नहीं हुआ, तो एलिमिनेट कर रहा है। इनकरेज जेंडर कॉन्सिस्टेंसी मतलब क्या है कि जो चल रहा है उसको स्थिरता को वही से चलने दे, तो ये भी नहीं हुआ। और अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, के भेदभाव बढ़ा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। तो इस तरह से ये हो जाएगा एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप। उसी तरह से है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की के अनुसार जब बड़े एडजस्ट करते सपोर्ट के सपोर्ट देते उसको, इसका क्या देखे थे हमने इससे पहले, इसके फोल्डिंग के अंदर कौन सा मॉडल देखे थे। सर बच्चों को कुछ ऑप्शन क्लूज देना, ये देखे सपोर्ट थे करना जगह जेडपीडी जगह। मॉडल, जेडपीडी मॉडल, टेम्पररी हेल्प। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये पूरा मॉडल देखे थे। लेकिन अब देखिए सवाल के ऐसे आए हैं कि जिसके अंदर दो चीज दी गई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके फोल्डिंग दोनों दिया गया। तो अब ये बता रहा है कि पूरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि पूरा एक चार्ट है, इसके अंदर बच्चे की खुद की सलाहियत, फिर उसको लगने वाला सपोर्ट बी, और वो जो कर सकता है विद सपोर्ट उसमें रखा जाता है सी में।
कि पहले उसकी खुद की क्षमता, जैसे कि अगर सीटेट के स्टूडेंट है तो उनकी खुद की एबिलिटी, कि उनकी अगर इंग्लिश जो अगर अच्छी है, बेस है अच्छा, तो वो एग्जाम में क्या कर पाएंगे, खुद से पढ़ पाएंगे सवाल। और मैथमेटिक्स अगर उनका कैलकुलेशन अच्छा है तो मैथ्स के सवाल हल कर पाएंगे। आईक्यू लेवल अच्छा है तो उसको समझ पाएंगे। ये हो गया उनका खुद का। अब सपोर्ट जो लग रहा है तो सपोर्ट स्कैफ फोल्डिंग कहला रहा है। जैसे कि सीटेट की क्लास लगा ली तो एक सपोर्ट के तौर पर स्कैफ फोल्डिंग में आ गया, कि जो टेम्पररी हेल्प कर रहा है, कि जो उनसे करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। कि ऐसा नहीं था मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक थे और उसके बाद में आने के बाद में ये चीज़ समझ में आ गई। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूरा ओवरऑल चीज हो गई, जिसमें सपोर्ट की सिर्फ बात की जा रही है। तो सिर्फ सपोर्ट आता है इसके फोल्डिंग के अंदर, एक्सटेंड करने चाइल्ड का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो अभी जो परफॉर्मेंस लेवल है। और स्टेफन क्रेशन का भी एक मॉडल इससे याद दिलाना है आपको, कि जब भी हिंदी इंग्लिश और उर्दू कुछ भी आता है तो उसमें I+1 का जो फॉर्मूला होता है स्टेफन क्रेशन का, तो वो होता है 1+I+1 वाला। तो वो भी इसी तरह होता है कि करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता, करंट लेवल ऑफ जो चीज उसके पास में मौजूद होती है हासिल, कि जो चीज उसको आती है उसमें एक लेवल एक स्तर की बढ़ोतरी करना। वो स्टेफन क्रेशन के मॉडल में आता है हिंदी वालों को, और इंग्लिश में भी आता है और उर्दू में भी। उर्दू में कम आता है, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा आता है। तो वो I+1 का फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह जब सपोर्ट की बात की गई तो यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके फोल्डिंग आ जाएगा सिर्फ। उसी तरह से नेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेडी को डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग ये मिक्स हो गया। तो ये क्या होती है, तो जब भी हाइपोथेटिको आ गया तो उसमें याद रखना है कभी भी फॉर्मल। हाइपोथेटिको आ जाएगा या कभी ऊपर भी आता है फॉर्मल। और ये कौन सी अगर स्टेज में आता है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। और हाइपोथेटिको के अलावा और क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिको एब्स्ट्रैक्ट भी आता है। हाँ, अमूर्त चिंतन। हाँ अमूर्त चिंतन वगैरह जब भी आ गया तो वो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जब भी टर्म आता है, एब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिको, ये सारा आता है हमेशा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस वगैरह हो गया। 0 to 2 जो उसकी एज है, प्री ऑपरेशनल, इरिवर्सिबल थिंकिंग वगैरह, रिवर्सिबल, ये सारी चीजें, ईगोसेंट्रिज्म, वो सारे पॉइंट्स याद रखना होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। अच्छा, डिसेंट्रेशन ये कौन से लेवल में आएगा? सेंट्रेशन आता है, सेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन तो फिर कंक्रीट में आ जाएगा डायरेक्टली, और सेंट्रेशन पहले आना। क्वेश्चन पूछा हुआ है, जी क्या बोले, ये क्वेश्चन डिसेंट्रेट जो है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलेगा ना। डिसेंट्रेशन मतलब उसको उल्टा करके जब पूछता है तो पहले सेंट्रेशन होता है, केंद्रित, कि मतलब जैसा सामने वाले को लग रहा है तो वैसे ही लग पाना। तो प्री ऑपरेशनल में जाकर आएगा। और उसके बाद फिर एक स्टेज जैसा कि रिवर्स, इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल हो जाना। मतलब उसको लगेगा कि उसके सामने अगर बड़े चीज से, बड़े ग्लास से छोटे कप में अगर कुछ डाला जाए जितना अमाउंट, और उसको बड़े में डाल दिया जाए, उसको लगेगा कि बड़े में ज़्यादा क्वांटिटी होगी। तो पहले इरिवर्सिबिलिटी होना, फिर उसको रिवर्सिबिलिटी आ जाना। ये सारी चीज़ों का दोनों डिसेंट्रेशन और सेंट्रेशन भी वैसे ही है। एक लेवल पहले में आ जाएगा प्री ऑपरेशन में ऐसा कि सेंट्रेशन, उसके बाद डिसेंट्रेशन मतलब उसका उल्टा हो जाना फिर, कि उसको चीज़ है रिवर्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो, जो कि फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा। उसके बाद में उसको आगे भी हम देखेंगे, उसके ऊपर सवाल है। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस। जब भी सोशल का टर्म आता है, प्राइवेट स्पीच आता है, सेल्फ रेगुलेशन आता है, तो वो सारा जुड़ता है। कल्चरल भी आता है अगर, पेरी और रेसिप्रोकल या फिर ग्रुप पीयर, मतलब इसमें काम आता है जब भी, तो लिव वाइगोट्स की ये वाला आ जाएगा टर्म। वाइगोट्स की से जुड़ा हुआ जब भी आता है सोशल। और उसी तरह से अनुकरण वगैरह का जब भी लैंग्वेजेस में सवाल आता है तो लैंग्वेज में चॉम्स्की वगैरह में आ जाता है ज़्यादातर। उसी तरह से drawing implication from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in classroom should, कि अगर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो डिस्करेज निगेटिव हो गया। प्रेजेंट करना प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, के ऐसे प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना जिनको रिक्वायर होता है रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, के रीजन होता है उसके पीछे। ओनली कंक्रीट, तो सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो रहा है,
निगेटिव हो गया। और रेयरली सोलली ऑन, तो सोलली भी जब आता है कि केवल निर्धारित होना, मतलब उस पर मुनहसर होना, निर्भर रहना चाहिए सिलेबस पर, कि सिर्फ सिलेबस पर मुनहसर रहना। तो तीनों हो गए निगेटिव, और ये प्रेजेंट प्रॉब्लम रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, ये हो गया पॉजिटिव। उसके बाद एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कि लॉजिको मैथमेटिको क्या होगा। तो सेंसिटिविटी होगी कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न एंड हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, के रीजनिंग से जुड़ा हुआ है टॉपिक, और डिटेक्ट करना पैटर्न्स, हैंडल करना लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। अब इसमें क्यों नहीं हुआ, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल, तो ये म्यूजिकल क्वालिटी हो गई। और ये वाला क्या क्या, विजुअल स्पेशल वर्ल्ड एक्यूरेटली, तो स्पेशल एबिलिटी में आ गया ये वाला। और इसके बाद में क्या था, साउंड रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड, तो ये भी म्यूजिकल एबिलिटी में भी कुछ आ जाएगा, और इसके अलावा बाकी नहीं है। तो ये जवाब हो गया। रीजनिंग वाले पैटर्न जो है तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच द चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज, तो सोशलाइजेशन। सोसाइटी से रिस्पॉन्सिबल बन रहा है इसलिए सोशलाइजेशन, उसके अलावा दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के दरमियान। तो नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया, कि ना तो ये दोनों भी नहीं करते। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली करता है, तो यहाँ पर हेरिडिटी की बात नहीं की गई, और यहाँ हेरिडिटी की गई कि ओनली रीजन, ये दोनों ने अपनी अपनी बात की, जबकि इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं, तो बोथ का टर्म आ जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले में। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज क्या होता है, बनाया जाता है, ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज रिसीव पैसिवली, पैसिवली नहीं किया जाता, एक्टिवली होता है। और बच्चे जो है तो प्याजे के हिसाब से एक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं इस तरह से, और लिटिल साइंटिस्ट भी होते हैं। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, कि एज इट इज दिया जाता है उसको, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको उठाकर दे दिया जाए। और नॉलेज इज रिकॉल, रिकॉल करना बाय लर्नर, तो रिकॉल ये निगेटिव में आ गया, कि अनुस्मरण करना। उसके बाद में है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में क्या होता है, तो बहुत फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइडली वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज में यूज होता है, कि दोनों फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग वाला, और समेटिव मतलब जजमेंटल बेसिस पे, तो ये दोनों भी आएंगे। ये दोनों में सिर्फ एक एक दिया हुआ था और नीदर था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था हेरिडिटी वाला सेम। तो इसमें आ जाएगा दोनों, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइडली वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। A student in your class has been told again and again from different sources that, कि आपके क्लास में बच्चे को अलग अलग सोर्सेज से बताया गया कि that people from his social group typically perform poorly in academic, कि आपके समाज के वर्ग के लोग शिक्षण क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, कि क्या कर रहे हैं, पुअरली मतलब खराब प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो रिड्यूस करना है अगर इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेरियोटाइप, मतलब कोई भी अगर समाज या कोई धर्म का आ गया, उसको कहा गया कि तुम्हारे समाज का ऐसा होता है, तुम्हारे समाज के लोग, तो रिड्यूस करना है इस तरह का स्टेरियोटाइप, इस तरह का भेदभाव। और रिजल्टेंट स्टेरियोटाइप थ्रेड को, एक टीचर का इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसका जवाब ये है कि प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, के अलग अलग, जैसे कि अगर मुस्लिम हो गया तो एपीजे कलाम की मिसाल दे दी गई कि देखो मिसाइल मैन भी है, सिर्फ पंचर वाले नहीं है। या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, उन्होंने अखबार निकाला था, और सारी चीज़ें की, ये समाजीकरण, फिर प्रेसिडेंट में रहे, और जो भी थे, मतलब ये सारी चीज़ हो गई। या फिर दलित समाज से हो गए तो बाबा साहेब अम्बेडकर की एग्जाम्पल ले ली गई, कि वो सारी चीजें मतलब ऐसे डिफरेंट मॉडल्स को प्रेजेंट करना कि जिससे वो भेदभाव हट सकता है। सजेस्टिंग दैट द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, या ऐसा नहीं करना है कि उनको कहना है कि तुम यहाँ से चले जाओ, दूसरे तुम्हारे समाज वालों में एडमिशन लो। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, की कंपटीशन रख देना उनके बीच में, कि देखते हैं कि कौन से धर्म वाला अच्छा मार्क्स लाता है। ये इग्नोर करना ऐसे कंसर्न को, कि उस पर ध्यान ही ना देना, कि ये तो चलते रहने वाली बातें हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, कि
कि एक शमूलियत वाली क्लासरूम में टीचर क्या करता है, टीचर ने क्या करना चाहिए। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। कि इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर क्या करता है कि उसको ये विश्वास करना चाहिए कि हर बच्चा उसमें अपना पोटेंशियल है, कि उसकी एबिलिटीज उसकी अहलियत के हिसाब से और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो सीखने की क्षमता उसके अंदर होती है। उसके बाद में क्या, शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड द डिसेबल्ड लर्नर। कि क्या करना है कि अशक्त अधिगम कर्ता के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना, कि अरे बेचारे को दिखता नहीं है, ऐसा बोलना। या फिर यूज लेबल्स, लेबल लगा देना हैंडीकेप चाइल्ड को, रिटार्डेड चाइल्ड को कैटेगराइज चिल्ड्रन में, कि ब्लाइंडली चिल्ड्रंस प्रेजेंट ही दो। या फिर पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड चिल्ड्रंस एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनको गिफ्ट मिला है, उसका मतलब ये होता है कि हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऊपर से गिफ्ट मिला होता है वो कुदरत से। यहाँ का नहीं होता, कभी कभार ऐसा लगता है कि उनको राशन मिला होगा इसलिए गिफ्टेड होंगे, या फिर वो उनको कुछ चेयर दे दी गई होंगी आने आने के लिए, ऐसा लगता है अक्सर। तो गिफ्टेड हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं पे अटेंशन ओनली, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाओ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो लर्नर एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। तो 10 मिनट के बाद एक और क्लास चालू होने वाली है, ये 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएंगी। और स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है कि एंजाइटी अराउंड रीडिंग, कि उसको पढ़ने के प्रति चिंता होती है, डिफिकल्टी होती है रिकॉग्नाइज करने वर्ड्स और लेटर, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, या फिर पुअर वोकैबुलरी स्किल्स होती है, निम्न स्तरीय शब्द वाली कौशल डिफिकल्टी होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड,